हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा विथ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देन हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फीचर्स देखेंगे और ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास की वीडियो ना देखी हो तो मैं पहले सजेस्ट करूँगा कि आप पहले बेसिक्स कवर कर लो, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस की डेफिनेशन क्या है, बिज़नेस की क्या क्लासिफिकेशन है। आज की क्लास में हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड कहाँ से आए एंड इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है एंड हमारी एप्लीकेशन का लिंक भी अवेलेबल है, जहाँ से आप ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो एंड स्टडी में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ऑर्गेनाइजेशन को अगर एक सिंपल मीनिंग की तरह देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज वे में काम को कराना। जब बिजनेस को मैं एक प्रॉपर वे में रन करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो मेरा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। बिजनेस क्या होता है कि जब कोई भी एंटरप्रेन्योर आया, उसने अलग अलग फैक्टर्स को इकट्ठा किया एंड साथ में स्मूथ रन किया, तो मेरी एक तरीके का बिजनेस रन होना स्टार्ट हो जाता है। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, जब उस इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर ने या ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ने मिलके सबके रोल डिफाइन कर दिए एंड सारी वर्किंग स्मूथली रन करनी स्टार्ट कर दी, तो वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। अगर मैं इसको थोड़े अच्छे वर्ड्स में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, एन एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेस वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी एक्सेट्रा फॉर चैनलाइजिंग देम इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने बताया कि एक एंटरप्रेन्योर आया जिससे कि बिजनेस बनाता था, एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड वे में रन करना स्टार्ट किया, जिससे कि मेरी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होने लगी, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। इसके अलावा हम इसमें लिख सकते हैं कि लाइक अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जैसे कि एक प्रोडक्शन का होता है, एक फाइनेंस का होता है, एक अकाउंटिंग का होता है, तो वो चीज़ें भी मेंशन करी जा सकती है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आ जाता है तो सबसे पहले उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दो, देन मीनिंग के बाद एक अच्छी सी ऑथर की डेफिनेशन भी। ऑथर की मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिखी है, आप कोई सी भी कर सकते हो, या इसके अलावा अगर आपको और कोई अच्छी डेफिनेशन मिलती है तो आप वो भी इंटरनेट से ले सकते हो, या फिर आपके कॉलेज में कवर करवाया होगा आप वहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशंस लिखी है वो एक दी है ओलिवर शेल्डन ने एंड एक दी है एल.एच. हेनी ने। दोनों ही डेफिनेशंस अपनी अपनी जगह एकदम करेक्ट है एंड मोरल सेम मीनिंग बता रही है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओलिवर शेल्डन ने क्या बोला। उन्होंने बोला ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस सो कंबाइनिंग द वर्क विच individuals or groups have to perform with the facilities necessary for its execution, that the duties so performed provide the best channels for the efficient, systematic, positive and coordinated application of the available effort। अब उन्होंने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि वो क्या करता है कि इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स को साथ में परफॉर्म करवाता है, ताकि जो भी वो एफर्ट्स डाल रही है वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ कर पाए एंड जिससे कि इन सब का उनको एक प्रॉपर अच्छे से एफिशिएंट, सिस्टमैटिक, पॉजिटिव एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का रिजल्ट भी मिले। अब इसके बाद हम एल.एच. हैनी की देखते हैं। हैनी ने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन इज अ हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स फॉर accomplishment of some common purpose or purposes. Organization is the adjustment of various activities for the attainment of common goals. Again self explanatory है।
तो अगर एग्ज़ाम में बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आ भी जाए, अगर 15 मार्क्स का आ जाए, तो इसमें एक चीज़ और करी जा सकती है कि लाइक पहले बिज़नेस को एक्सप्लेन कर दो, जो कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में किया था। उसके बाद बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, कि लाइक जब कि कोई भी एंटरप्रेन्योर या ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आते हैं बिज़नेस को एक सिस्टमैटिक वे में रन करते हैं, सबके अपने अपने रोल्स डिफाइन करके, सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके, जिससे कि बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, एफिशिएंट मैनर में मिलते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में मिलते हैं, वो मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। एंड उसके बाद एक एक ऑथर की डेफिनेशन। अगर यहाँ तक अगर समझ ना आया हो तो एक बार रिपीट करके देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं फीचर्स पर। फीचर्स आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, नेचर आ जाए, तीनों का मतलब सेम ही होता है। फीचर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मोर और लेस बिजनेस वाले सेम ही होते हैं, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली बिजनेस से ही तो आए हैं। कि लाइक जब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बना दी तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तभी तो रन करेगी क्योंकि उसका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक मोटिव भी होगा कि भाई अच्छा प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है, मे बी मार्केट कैप्चर करना है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप आ गई। दूसरा बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग में वो गुड्स की भी कर सकते हैं, सर्विस की भी कर सकते हैं। गुड्स जैसे कि मे बी किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग को बेच रहा हो, पेन बना रहा हो, टॉयज़ बना रहा हो। सर्विसेज की बात करूँ तो मे बी कोई ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जैसे कि थॉमस कुक है, मेक माई ट्रिप है, अलग अलग चीज़ें। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, जैसे कि कॉन्टीन्यू है, एक बारी में एक डीलिंग करी उससे ऑर्गेनाइजेशन फिनिश नहीं हो जाती, वो कॉन्टीन्यूस करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। चौथा प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए, कोई लॉस में तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करेगी। अगर वो वैसा कुछ होगा तो उसका प्रॉफिट मोटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहना मस्ट है। अगर वो सिर्फ वेलफेयर वगैरह के लिए काम करते हो, मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, मे बी ट्रस्ट वगैरह की साइड चली जाएगी। उसके अलावा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जहाँ पे भी मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ वहाँ पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ होती ही होती है। उसके अलावा गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी बाउंडेशन है, चाहे मैं सोल प्रोप्राइटरशिप करूँ, पार्टनरशिप में चला जाऊँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी करूँ। गवर्नमेंट का तो है ही है, जैसे कि अब तो जीएसटी आ गया, और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी होती है। एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से मैं यूटिलाइज़ करूँ ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो, इंडिविजुअल्स के लिए हो, या एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो फीचर्स आसान थे, आज आराम से लिखे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में करवाऊँगा। ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे मैंने 5 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, देन हम लोग देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, देन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। इकोनॉमिक मेरे वो वाले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मेरे इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड होते हैं, लाइक मनी ओरिएंटेड होते हैं। सोशल मेरे सोसाइटी से रिलेटेड हो गए। ह्यूमन मेरे एज अ इंडिविजुअल, जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ वगैरह है उससे रिलेटेड है, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें आजकल एक नया डिपार्टमेंट आया है ह्यूमन रिसोर्स का, तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स मेरी कंट्री के गोल से रिलेटेड, एंड ग्लोबल वाले ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या क्या हो सकते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? सबसे पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लाया जाए। अब प्रॉफिट वो कैसे ला सकता है, इस चीज़ के बारे में सोचो। प्रॉफिट तब आएगा कि जब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम होगा एंड सेलिंग कॉस्ट उसको मैक्सिमम मिलेगा। एंड वो मिलेगा कब? या तो वो इनोवेट करे, इनोवेशन, अच्छे अच्छे वेज लाए मार्केटिंग वगैरह के, जिससे कि कम खर्चा हो, सेल्स ज़्यादा मिले, या फिर कुछ ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाले जिससे कि लोगों को उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। मे बी उसकी कॉस्ट बहुत कम हो, लेकिन उससे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कस्टमर्स को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, और जिसके लिए वो अच्छी खासी पे करने को तैयार है। जिसका हम लोग एग्जांपल्स काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को देख सकते हैं। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल ये लिख सकते हो कि बीच में एक स्टार्टअप आया था, एक जने ने स्टार्ट किया था यूएसए में। वो लोग क्या करते थे, दो ये इलीगल था, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, ना कोई गवर्नमेंट करती थी, बट स्टिल एग्जांपल में लिख रहा हूँ। वो ऑनलाइन वो ऑनलाइन मेडिकल्स प्रोवाइड करते थे, मेडिकल सर्टिफिकेट, ताकि कोई भी इंडिविजुअल स्कूल या फिर जॉब से छुट्टी ले सके। तो ये चीज़ भी लिख सकते हो। उसके अलावा उसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। जब तक मैं नए नए कस्टमर्स नहीं करूँगा तब तक मैं कैसे अपना प्रॉफिट, कब कैसे मैं अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर पाऊँगा।
देन लास्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैं जितना अच्छा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करूँगा मेरी कॉस्ट उतनी ज़्यादा मिनिमम होगी एंड मेरा आउटपुट उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मेरे सोसाइटी से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्यों लिखा है? क्योंकि बिजनेस का अल्टीमेटिव मोटिव क्या है कि जो मेरी सोसाइटी है उसको अच्छे से मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाऊँ, प्रोड्यूस कर पाऊँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैं अपनी सोसाइटी की तो नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा हूँ एंड उसके बेसिस पे ही अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। सेकेंड आता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है कि लाइक जितने भी मेरे कॉम्पिटिशन करने वाले कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ मैं कोई भी मैल प्रैक्टिस ना करूँ, चीटिंग ना करूँ, हर चीज़ फेयर वे में रन करूँ। देन लास्ट में आता है CSR। CSR यानी कि अपनी सोसाइटी का देख के चलूँ, मे बी जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे लोकल लेवल पे उनकी हेल्प करूँ, अच्छे अच्छे कैंपेन्स रन करूँ, अवेयर करूँ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोशल में जितना सोसाइटी से रिलेट कर पाओगे बिजनेस को उतना अच्छा रहेगा। सोशल के बाद आते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन में क्या होता है? सबसे पहले एम्प्लॉय वेलबींग, भाई जो एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम कर रहा है उसका सब कुछ अच्छे से रहे, मैं उसका वेलबींग देख के चलूँ। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भारी सा शब्द है बट इसका मतलब क्या होता है कि लाइक जो भी एम्प्लॉय मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ना उसकी मैं डेवलपमेंट करूँ, उसके स्किल्स इम्प्रूव कराऊँ। मे बी अगर कोई अकाउंटेंट आया उसे टैली या बेसिक नहीं आते, सॉफ्टवेयर्स नहीं आते, तो मैं सिखवाऊँ, ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करूँ, कैसे मैं उसका स्किल सेट इम्प्रूव करूँ, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ाऊँ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एम्प्लॉयज़ को समझूँ कि लाइक उन्हें अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन मिल किससे रही है? पैसे से मिल रही है, टूर से मिल रही है, मोटिवेशन से मिल रही है, ये सारी चीज़ें। एंड एम्प्लॉय गोल्स भी मैं अचीव करने में उनको हेल्प करूँ, जो भी उनके खुद के गोल्स हैं। जैसे कि हो सकता है कि कोई मेरा वर्क कर रहा है, उसका गोल क्या है कि उसे इंडिया की 7 सिटीज़ को घूमना है, तो वो मे बी उसे मैं ऑन शोर भेजने की तैयारी करूँ, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती है। इसके बाद आते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूँ तो सोचो कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एक नेशन में कंट्रीब्यूट करती है। अब कंट्रीब्यूट कैसे करेगी? रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं अंबानी जी। देन आते हैं कंट्रीब्यूशन टू नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेशनल ऑब्जेक्टिव को कैसे किया? जियो ले आए, डिजिटल इंडिया पे ले गए, तो नेशनल ऑब्जेक्टिव में देने लग गए। देन आया एक्सपोर्ट प्रमोशन, चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चालू कर दी। देन आया डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, जियो मार्ट लेके आ गए। जियो मार्ट के अलावा जियो क्या करेगा? जियो मार्ट के अंदर जितने भी मेरे फार्मर्स वगैरह हैं उनसे प्रोक्योर करना भी चालू कर देगा, तो जो मेरे बैकवर्ड एरियाज़ के फार्मर्स थे उन्हें मे बी अच्छा प्राइस मिले उनके क्रॉप्स के बदले, तो उनकी अपने आप डेवलपमेंट हो जाए। तो ये मेरे होते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आते हैं लास्ट में ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। ग्लोबल लाइक अब मैं एज अ होल वर्ल्ड का देख रहा हूँ। सबसे पहले ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ। भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब बढ़ेगी? जब मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दूंगा, ऐसे प्रोडक्ट्स दूंगा जिससे कि अपने आप लोग यूज़ करें एंड अपनी लिविंग को बढ़ा सके स्टैंडर्ड को। उसके अलावा ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करूँ, नेशंस के बीच डिस्पैरिटीज़ रिड्यूस करूँ। इसमें काफ़ी सारी मेरे ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनका दूसरी कंट्रीज़ में जाकर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उन कंट्रीज़ के लोकल लेवल, पॉलिटिकल लेवल पे लेके, कि वो अपनी होम कंट्री के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करने में हेल्प कर देती है। तो ये था ऑल अबाउट बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर्स क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट कि बिज़नेस की हिस्ट्री क्या रही, बिज़नेस कहाँ से आया, कैसे टाइम टू टाइम चेंज हुआ, एंड बिज़नेस एंड प्रोफेशन के डिफरेंसेस के बारे में। अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट बिलो, या हम लोग को मेल कर सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे भी क्वेरी अपनी भेज सकते हो। एंड ऐसे ही जस्ट कीप फॉलोइंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस।